फाइन। तो देखो आज की क्लास में हम लोग चार एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं 49, 50, 51, 52। देखो 49 में हमें समझना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो प्रॉब्लम हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, तो हम कैसे उस चीज़ को ना, यानी कि मान लो कि वहाँ पे जियोकॉन्ग विलेज बन रहा है उस तरफ, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। जानते हो ना तुम, जियोकॉन्ग विलेज बताए थे क्लास में। तो कैसे इंडिया इस चीज़ को हैंडल करे। और हम जानते हैं कि 2016 के बाद बहुत ही स्टैंड अप हुआ है वहाँ पे, इसके मैसेज हुए हैं ना, यानी कि मुठभेड़ बहुत हुआ है। तो उस चीज़ को ना करने के लिए अभी कैबिनेट ने कुछ मंजूरी दिया है, तो वही समझेंगे कि क्या मंजूरी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम भी वाइब्रेंट विलेज वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, समझ गए ना। और एट द सेम टाइम कोऑपरेटिव्स के ऊपर भी कुछ काम किया जा रहा है। तो ये दो जो भारत सरकार का जो बहुत बड़ा फैसला है वो तुम्हारा 49 में रहेगा। 50 में देखो डेमोक्रेसी, डिमांड एंड डेमोग्राफी। ये जो 3D जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों? भारत डेमोक्रेसी भी है। अभी देखो टाटा ग्रुप ने बहुत सारा एरोप्लेन का तो दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसका बहुत बेनिफिट है। अब जो बाइडेन अलग ही कमेंट दे रहा है, ऋषि सुनक अलग ही कमेंट दे रहा है, फ्रांस का जो मैक्रोन है वो अलग ही कमेंट दे रहा है। यहाँ पे बीबीसी के दफ्तर पे रेड भी पड़ गया, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। मगर कहने का मतलब क्या कि डिमांड जो चीज़ है ना वो सबसे ऊपर का चीज़ है, इकोनॉमिक्स सबसे ऊपर का चीज़ है। जब इकोनॉमिक्स चल रहा हो तो बाकी सब चीज़ सब साइड हो जाता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ये, क्योंकि बीबीसी पे ऊपर रेड पड़ा तो दुनिया में कोई इतना बड़ा तहलका नहीं मचा। और यही चीज़ यदि 20 साल पहले 30 साल पहले होता तो बहुत बड़ा बात हो जाता। तो क्या रीज़न है वो भी समझेंगे। 51 ऑफ बजट बोरोइंग। चलो ठीक है, सेंटर ने तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग शुरू कर दिया, यानी कि जितना ही पैसा बजट में जितना पैसा आवंटन किया जाएगा उतना ही खर्च करेगा। बाकी जगह से बोरोइंग करने का बात नहीं, यदि बोरोइंग करेगा भी तो बजट में दिखेगा वो। स्टेट ने तो, मोदी जी ने तो ये तो करके दिखाया है, ठीक है, कंट्री ने, नेशन ने करके दिखाया है कि अब बजट नहीं करेंगे। बट व्हाट अबाउट द स्टेट? स्टेट तो अभी भी अब बजट करता है। इसमें हम तेलंगाना का देखेंगे, आंध्र प्रदेश का देखेंगे, इन लोगों का बहुत शेयर है, बहुत ज़्यादा ही बाहर से बजट करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहा है, या शॉर्ट पेमेंट जो लोन है उसको ब्रीच कर रहा है वो। तो क्या है मामला वो समझेंगे। हाँ, पॉस्को एक्ट देखो 2010 साल हो गया है, तो कहाँ तक इसका काम हुआ है तो इस पर भी देखें। पॉस्को एक्ट जानते हो ना? हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट हो बच्चे लोग के साथ, यानी कि 18 साल से नीचे बच्चे लोग के साथ अपराध होता है तो उस समय क्या प्रावधान है, डेट्स कॉल्ड पॉस्को एक्ट। अब पॉस्को एक्ट बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि कोई फंस गया पॉस्को एक्ट के अंदर तो गया उसका करियर, गया उसका, समझे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 49 देखो, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स विद टेररिज्म। ठीक है, ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 16 फरवरी को। तो इसमें दो फैसला है स्टूडेंट, एक तो चाइना से रिलेटेड होगा, एक कोऑपरेटिव से रिलेटेड होगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अचानक ट्रांजिशन कैसे हो गया एक एडिटोरियल्स में। दो बड़ा फैसला है, तो पहला फैसला तो चाइना से रिलेटेड समझते हैं। अब देखो मैं लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाला हूँ आज, ठीक है ना। आई विल बी वेरी ब्रीफ, डोंट वरी। बड़े यहाँ से घुमा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है भी नहीं, समझे ना। अब बहुत सारा यहाँ पे है जो रिडंडेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो समझो कि जब 1962 का इंडिया चाइना वार हुआ, उसके बाद हमें पता चला कि हमारा एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए इंडिया और चाइना के बॉर्डर में, ठीक है। तो वहाँ से हमने इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स का गठन किया, 1962 में ही किया। आर्मी बोल रहा था कि ये काम हमें दे दीजिए, बट बोला नो, आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स ही होना चाहिए जो कि ITBP होगा, है ना, इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स, है। हाँ, पुलिस, इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है स्टूडेंट। ये लोग बहुत डिफरेंट है आर्मी से भी। अभी क्या किया गया है, जो कैबिनेट का मंजूरी में ना इन लोग का टुकड़ी बढ़ा दिया गया है, 7 बटालियन ऐड किए गए हैं। तो जो पहले तुम, यानी कि मैं बताता हूँ, जो पहले तुम्हारा लगभग 88,000 था, 88,000 पर्सनल था, वो बढ़ के तुम्हारा 97,000 पर्सनल बन जाएगा। पर्सनल मतलब जो लोग हैं, कर्मचारी है वहाँ के, जो आर्मी लोग हैं, ठीक है ना। तो पहले 88,000 था, अब इतना बटालियन इंक्रीज होगा, 7 मोर बटालियन आने की वजह से 97,000 का स्ट्रेंथ हो जाएगा।
ये हम जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उधर चाइना भी वही कर रहा है। अब देखो डिस्प्यूट कहाँ नहीं है, यहाँ पे समझो कि ये एरिया में तो डिस्प्यूट है ही, है ना। सिक्किम का एरिया थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल है, ये एरिया भी रिलेटिवली स्टेबल है, जॉनसन लाइन स्टेबल है, मैकमोहन लाइन तो फिर स्टेबल नहीं है। यहाँ तावांग में किस तरह, जान रहे हो तावांग में किस तरह स्टैंड अप हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले। तो उस सेंस में देखा जाए तो हमें आप बॉर्डर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ITBPO का बटालियन बढ़ाया गया है स्टूडेंट, समझ गए ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि देखो कि 7 न्यू बटालियन जोड़ा जा रहा है ITBP में, करेक्ट। और इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है ना। 5,000, हाँ, इसके लिए 5,000 करोड़ दिया गया है। और 5,000 करोड़ किस चीज़ के लिए दिया गया है, मतलब ये तो बटालियन बढ़ाया जाएगा तो इसका तो अलग सैलरी होगा। 5,000 करोड़ रुपया इसलिए दिया गया है ताकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वहाँ पे क्रिएट किया जा सके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? याद करो कि चाइना लोग वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमारे जो लोग हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि जो विलेजर्स वहाँ पे रहते हैं उसको यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जगह छोड़ के चला जाएगा, वो है ना, बिल्कुल चला जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा वहाँ पे। तो कम से कम आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उन लोगों का लाइवलीहुड क्रिएट करना होगा। बात समझे ना, लाइवलीहुड क्रिएट करोगे तो वो लोग वहीं पे स्टिक रहेगा, अदरवाइज वो निकल जाएगा तो फिर ITBPO के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि विलेजर्स रहेगा तो विलेजर्स इनपुट देगा ना ITBPO को कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से कौन ड्रोन फेंका, क्या फेंका, वो फेंका, तो इन्फॉर्मेशन जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। आर गेटिंग में, समझ रहे हो बात को ना। तो इसलिए विलेजर्स को अपने जगह पे स्टिक करने के लिए स्टूडेंट वहाँ पे एक बेटर लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। और वहाँ पर टूरिज्म बूस्ट होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा तो जानते हो उन लोगों का लाइवलीहुड और चलेगा अच्छे से। तो वही लिखा गया है कि लगभग 4,800 करोड़ तुम्हारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके और वहाँ पर टूरिज्म प्रमोट किया जा सके, समझे ये चीज़ है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा है कि देखो ऑलरेडी 9,400 पर्सनल्स रिक्रूट किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जानते हो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है अभी तावांग में जो हुआ था, ठीक है। और 47 न्यू बॉर्डर आउट स्पोर्ट्स और 12 तुम्हारा कैंप्स भी कंस्ट्रक्शन में है। देखो कैंप वगैरह बढ़ा जा रहा है। ये तुम्हारा आउटपोस्ट मतलब जो आर्मी का जो मेन सेंटर होता है तुम्हारा 47 न्यू इस तरह का सेंटर आने वाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक देखोगे तो लगभग हमारे पास लगभग 180 आउटपोस्ट है, ये 3,500 किलोमीटर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और अभी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी अनाउंस हुआ है। तो इससे क्या है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा हमारा ITBPO का। हेडक्वार्टर है, आउटपोस्ट है, कैंप आ रहा है, 7 बटालियंस और भी ऐड हो रहे हैं, तो मैन पावर बढ़ेगा। देखो चाइना ना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना ही नहीं चाहता है। हुआ क्या स्टूडेंट, गालवान का इशू याद करो 2020 का, जब कोविड-19 स्टार्ट हो रहा था उस समय, तो उधर चाइनीज़ लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जब चाइनीज़ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो हम लोग भी इधर बनाए, अपना रोड बनाए। ITBP वाला जो रोड था तुम्हारा लद्दाख का जो रीजन था वहाँ बनाए, तो वो उन लोगों को मिर्ची लग गया और फिंगर को क्रॉस करके वो आगे आ गया। फिंगर जानते हो ना, फिंगर जो डिविजन्स हैं, क्योंकि LAC जो एरिया है ना वो ना प्रॉपर डिलिमिनेटेड है ना डिमार्केटेड है, किसी को पता ही नहीं है। तुमको ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर पता ही नहीं किसी को, ना चाइना को भी पता है ना इंडिया को पता है। इंडिया क्लेम करेगा वो भी क्लेम करेगा, बात समझ गए ना। तो ये भी प्रॉब्लम है। अब वो लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, तो हमें भी मिर्ची लगा, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बट हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे तो वो लोग अटैक कर रहा है हमें। तो इसलिए अब बॉर्डर का सुरक्षा तो करना पड़ेगा, तो बॉर्डर का सुरक्षा इस हिसाब से हो रहा है। और देखो उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट करें बॉर्डर एरियाज़ का। नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी 88,000 हमारे पास पर्सनल है, वो बढ़ा के 97,000 हो जाएगा, जैसे ही 7 मोर बटालियंस उसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। और हमने देखा है कि बहुत ही स्टैंड अप हुआ है। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, गोली बारूद से लड़ाई नहीं, हाथ पैर से लड़ाई। देखते हो ना जो वीडियो वायरल होता है, हाथ पैर से लड़ रहे होते हैं लोग, क्योंकि 1993 का जो ट्रंक्विलिटी एग्रीमेंट है उसमें ये बात कहा गया है कि बारूद से कभी लड़ाई नहीं हो सकता है। ज़्यादा हाथ पैर से कर सकते हो तो कोई अलग बात है, बात समझ गए ना। तो हम देख रहे हैं कि ये 2020 ही नहीं 2016 से हो रहा है। डोकलाम में भी इशू हुआ था ये, है ना, उससे पहले भी इशू हुआ था। 2020 में तो हमारे कई सोल्जर मारे भी गए थे, है कि नहीं, बताओ तो गालवान रीजन में। तो ये प्रॉब्लम है। अभी जो रिसेंट टाइम में अभी तावांग में हुआ है तो प्रॉब्लम है। अब देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तुम्हारा इसका कितना लगभग 5 साल 2022 से लेकर 2026 तक दिया गया है।
ताकि नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारा विलेज डेवलप्ड हो अच्छे से, नेटिव विलेजर से वो बाहर ना जाए, उसका लाइवलीहुड इम्प्रूव्ड हो, और इस बार सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर भी इम्प्रूव्ड होगा, क्योंकि वो बाहर चले जाएंगे तो फिर इनपुट कौन देगा। मान लो कि गांव, देखो तुम याद करो सलामी स्लाइस टेक्निक अपनाता है चाइना, सलामी स्लाइस टेक्निक बताए थे ना, वो आगे आएगा तो फिर ऑक्यूपाई करेगा एरिया को, फिर देखेगा, फिर आगे आएगा। जैसे देख दो डॉग सब कैसे आता है, ये एरिया आया, नाप लिया तो वो उसका अपना हो गया, ठीक है, फिर आगे जाएगा, वो नाप लिया तो उसका एरिया हो गया। बिल्कुल इसी को बोलते हैं सलामी स्लाइस टेक्निक। आए करते 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 एकदम बॉर्डर पे आ जाएगा, वही किया है चाइना ने। तो अब वो चीज़ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि विलेजर्स को वहाँ पे रखना, क्योंकि विलेजर एक तरह से क्या करेगा, इस चीज़ को न्यूट्रल करेगा, इस चीज़ को रोकेगा। यदि मान लो कि वो इस्लामी स्लाइस टेक्निक करके आगे आता है तो ये इनपुट देगा आईटीबीपी को, और आईटीबीपी को हेल्प होगा उससे। इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग वहाँ पे रहे, माइग्रेशन ना हो स्टूडेंट, समझ गए ना। और इस तरह का जो 4600 करोड़ का जो राशि दिया जा रहा है, इससे 19 डिस्ट्रिक्ट्स में लाइवलीहुड क्रिएट हो गए, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स को फ़ायदा होगा। और उतना ही नहीं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए स्टूडेंट एक टनल भी बनाया जा रहा है, ये टनल के लिए भी मंजूरी दे दिया गया है। सुमका ला टनल है तुम्हारा, जो कि लद्दाख से जोड़ेगा, यानी कि मनाली से लेकर लद्दाख तक का जोड़ेगा ये। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगा, तो कहीं पे भी हमें ट्रूप्स को कहीं पे भी जाना हो हथियार लेके तो आराम चल जाएगा ना। यदि मान लो कनेक्टिविटी, रोड का कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर कैसे हथियार लेके जाएगा, कैसे वेपन्स लेके जाएगा। तो इसलिए इस टनल का भी देखो, इससे पहले अटल टनल आया था कि नहीं आया था वहाँ पे। अटल टनल देखते हो कितना डिस्टेंस रिड्यूस किया है अटल टनल ने भी, वहीं पे है अटल टनल भी। तो ये जो तुम्हारा सिंकुला टनल भी वही है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि हिमाचल से, मनाली से तुम्हारा लद्दाख ले एरिया अच्छे से कनेक्ट हो सके, और जितने ही पर्सनल्स को जो ज़रूरत है वो सब चीज़ वहाँ पहुँच सके। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, देखो ना, अभी जब कैबिनेट ने मंजूरी दिया, अब तुमको वहाँ से दिखेगा, फिर कुछ ना कुछ हरकत दिखेगा चाइना की तरफ से, समझ गए ना। अब यहाँ पे देख लो, जब चाइना के बारे में पढ़ ही रहे हो तो ये देख लो कितना बॉर्डर एरियाज़ है हमारा, लगभग 3,500 का किलोमीटर का बॉर्डर एरियाज़ है दोनों के बीच में, जहाँ पे सब जगह तुम्हारा जो एरिया कवर करता है, जो एरिया शेयर करता है वो लद्दाख है, कह सकते हो तुम लोग, लगभग 1600 किलोमीटर एरिया कवर करता है उसका, अरुणाचल प्रदेश है, एंड सो ऑन। आगे देखो, तो आखिर ये हो गया पहला फैसला, समझ गए ना कैबिनेट का, कि एलओसी को स्ट्रेंथ करना है वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा, है ना, लाइवलीहुड क्रिएट करना है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए टनल का भी वो किया गया है, अप्रूवल दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव मूवमेंट, कल भी शाम को इकोनॉमिक्स में यही तुमको बताया कितना इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट, सही बात है कि नहीं है। तो यूनियन कैबिनेट ने भी दिया है, हरी झंडी दिया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाना होगा, स्ट्रेंथ करना होगा। 2 लाख न्यू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो आरबीआई के अंदर नहीं आता है, रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है ना। और डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव को सेटअप किया जाएगा विलेज में, पंचायत में, क्योंकि हमको पता है कि हमारा लगभग पंचायत कितना है, 1.6 लाख पंचायत है इंडिया में, ठीक है, और 2 लाख तुम्हारा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसलिए हम क्या करें कि नए नए और भी हम क्रिएट करें। अब PACS क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फायदा होगा, समझ गए। और उसके बाद नाबार्ड भी बिल्कुल फोरफ्रंट पे रहेगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और तुम्हारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये सब प्रिपेयर करेंगे और PAC को आगे ले जाए, क्योंकि जानते हो कि PAC में नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नाबार्ड तुम्हारी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। होप तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाओ, तो क्या इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट बहुत है स्टूडेंट, कि फार्मर्स को फ़ायदा होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जुड़ेंगे। फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड मतलब पीछे वाला चीज़, और फॉरवर्ड मतलब इससे जो क्रिएट होगा तो आगे फूड प्रोसेसिंग में जाएगा। पीछे वाला मतलब क्या कि इनपुट लाना, सीड वगैरह लाना, दैट इज़ अ बैकवर्ड लिंकेज। आए क्या है तुम्हारा कि यदि फार्मर्स ठीक से डेवलप्ड हुआ, कोऑपरेटिव डेवलप हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लाइवलीहुड नया नया क्रिएट होगा, दैट इज़ अ फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, इनकम भी बढ़ेगा, है ना, विलेज लेवल का तुम्हारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, तो ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठा है और वो देख रहा है कि कैसे इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करें अच्छे तरीके से। तो देखो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब एक ही जगह टिकने से नहीं होगा स्टूडेंट, वी हैव, इसके लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, है ना। मिनिस्ट्री के द्वारा 25 बिजनेस एक्टिविटीज़ को लिया गया है कि सभी चीज़ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, पेट्रोल पंप्स को चलाना, है ना, LPG डिस्ट्रीब्यूशन करना, और भी बहुत सारी चीज़ है। तो यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नए नए आयाम को टच किया जा रहा है, नए नए चीज़ को टच किया, ताकि फार्मर्स का भला हो। होप सो समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर फर्स्ट एडिटोरियल्स। सेकेंड देख लो, डेमोक्रेसी, डिमांड एंड डेमोग्राफी।
ये जो 3D है ना, इसके वजह से भारत का स्टेचर बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आया है ये। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो टाटा एयर इंडिया, देखो टाटा एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि इसने तो बोल दिया है, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है, 470 एयरक्राफ्ट ये ले रहा है। ओ माय गॉड, पहली बार इतना ज़्यादा कोई भारत का कोई है ना, कह सकते हो बॉडी, कमर्शियल बॉडी इस लेवल पे परचेस कर रहा है एयरक्राफ्ट को। बड़ी बात है, अभी तक तो शायद ही दुनिया का भी कोई किया हो दूसरी कंट्री, इंडिया फर्स्ट है आई थिंक सो। समझ गए ना। तो एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि हमको 470 एयरक्राफ्ट चाहिए, वही एयरबस और बोइंग से। एक यूनाइटेड स्टेट्स का है, एक तुम्हारा कहाँ का है, फ्रांस का है। बोइंग कहाँ का है? बोइंग तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का है, एयरबस तुम्हारा उधर का है। बोइंग तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का है, आई एम सॉरी, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स का है। एयरबस तुम्हारा फ्रांस का होगा, फ्रांस या जर्मनी, फ्रांस का ही होगा, हाँ फ्रांस का होगा। ठीक है ना। अब देखो चेक कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं एयर इंडिया, आप क्या देखो एयर इंडिया के पास क्या क्या नहीं है। देखो एयर इंडिया है, एयर एशिया इंडिया है, विस्तारा है, बहुत सारा चीज़ है। अब इसमें देखो कि दो तरह के एरोप्लेन को मंगाया जाएगा, एक छोटा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा। तो पहले छोटा वाला देखो नैरो बॉडीज़ वाला होगा, जिसमें यानी कि छोटा वाला होगा। जैसे डोमेस्टिक देखते हो ना, डोमेस्टिक जो एयरक्राफ्ट है वो छोटा वाला होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो इंटरनेशनल फ्लाइट में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब समझो दाम बहुत महंगा होता है स्टूडेंट, बात समझो। एक हवाई जहाज़ का दाम, छोटा वाला हवाई जहाज़ का दाम 100 से लेके 150 मिलियन डॉलर तक का हो सकता है। यदि हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो 1000 करोड़ का पड़ता है, एक 1000 करोड़ का पड़ता है एक एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन। बात समझे, इतना महंगा है। तो इसमें दो तरह का है, दो तरह का मतलब एक है तुम्हारा बड़ा वाला, एक है छोटा वाला। छोटा वाला जिसको नैरो बॉडी कहते हो, जो बड़ा नहीं है साइज, छोटा साइज है, उसमें क्या क्या है, 210 एयरबस है यानी कि A320। दूसरा तुम्हारा 331 नियोज है, 190 तुम्हारा बोइंग है, ठीक है, 737 तुम्हारा ये है। अब बड़ा वाला देखोगे तो बड़ा वाला 40 एयरबस A350 है, 20 तुम्हारा 787 है। तो यानी कि सब मिला के 470 होगा। वो नाम है, समझे ना, वो नाम है, वो जो दिया गया है ना वो नाम है। जैसे 787 वो तुम्हारा नाम है एयरक्राफ्ट का। हाँ, अब मैं बोलने वाला था ये चीज़ कि जो बाहर वाला जो है नैरो बॉडी नहीं है, जो बड़ा लॉन्ग बॉडी है, उसमें फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, एक बार भरा लोगे तो 18 घंटा तक चलता है। ठीक है, बिल्कुल मैंने इस पर शोध किया है कल, 18 घंटा तक चलता है। तो इसका एक बार तुम फ्यूल भरा लिए तो इंडिया से आराम से यूनाइटेड स्टेट चल जाएगा, बीच में कहीं फ्यूल भराने की जरूरत नहीं है। तो हम दोनों ही टाइप का एयरक्राफ्ट को मंगा रहे हैं, ज़्यादातर हम छोटे वाले को मंगा रहे हैं। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट। तो देखो इस तरह का, देखो इसलिए कहा गया कि देखो ये फ्रांसी है, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा लास्ट ऑर्डर कब था एयर इंडिया का, 2006 में था। उस समय 60 बोइंग और 43 एयरबस एयरक्राफ्ट का डील हुआ था। बट इस टाइम देखो 470 एयरक्राफ्ट का डील है। तो ये बहुत ज़्यादा, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, एज वेल एज इंडिया और फ्रांस के बीच में। बात समझ में आ गया ना। तो बोइंग तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का है, बाकी दूसरा जो है तुम्हारा एयरबस किसका है, उसका है। यानी कि एयरबस तो इंडिया का ही है, बट दूसरा भी जो आएगा वो तुम्हारा फ्रांस से आएगा। एयरबस इंडिया का है, समझे ना, दोनों के बीच में वो हुआ है। एयरबस का इंडिया का ही होगा ना, टाटा का ही ग्रुप का है वो, कि नहीं है। देखो एक बार चेक करो तो इंटरनेट पे स्टूडेंट, सॉरी एयरबस फ्रांस का है, एयर इंडिया का है, सॉरी। तो एयरबस और बोइंग से जो हुआ, यानी कि बोइंग यूनाइटेड स्टेट्स का है और एयरबस क्या है, फ्रांस का है। फाइन। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें यूके भी बहुत खुश है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत सारा मैन्युफैक्चर होगा उस चीज़ को लेकर। क्योंकि एक कंट्री के बीच, एक कंट्री में जब साइन हो रहा है तो फिर फ्रांस क्या करेगा, फिर यूके के साथ भी साइन करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मशीन सब, इंजन सब बनेगा वहाँ पे। इसलिए यूके भी इस डील से बहुत खुश है, समझे। तो वहाँ पे लिखा गया है कि देखो 470 एयरक्राफ्ट का ये बोला कि अमेरिकन मैन्युफैक्चर से लाएगा और फ्रेंच मैन्युफैक्चर एयरबस से लाएगा, करेक्ट। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर देखो है ना, वीडियो कॉल हुआ है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसका देखो जो बाइडेन भी ऑडियो कॉल किया है, देख रहे हो।
यूके का प्राइम मिनिस्टर भी बहुत कुछ बोला है, बोला कि ये इंजन तो हमारे कंट्री में ही बनने वाला है, तो बहुत फ़ायदा है। तो उसके बाद देखो ट्वीट, देखो ये लोग का ट्वीट आया है, देखो तीनों का ट्वीट दिया है, देखो तीनों का ट्वीट वहाँ पे दिए हैं तुमको। यूनाइटेड स्टेट, पहले यूनाइटेड स्टेट का भूमिका समझो। यूनाइटेड स्टेट इस बार जो इलेक्शन हुआ था स्टूडेंट, डोनाल्ड ट्रंप को 7 करोड़ वोट मिला था और बाइडेन को 8 करोड़ मिला था, तो 1 करोड़ ज़्यादा मिला था बाइडेन को, ये चीज़ समझ लेना। देखो जो बीच का बेल्ट है ना, साइड का बेल्ट बहुत डेवलप्ड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न बहुत डेवलप्ड है यूनाइटेड स्टेट्स का, मगर बीच का जो है ना वो बहुत ही दिक्कत में है। और ये जो वोट दिया था वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, क्योंकि बीच का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है बीच का। तो अब इसने ट्वीट करके ये बोला है कि घबराने की बात नहीं है, ना ही तुमको डिग्री कंप्लीट करने की ज़रूरत है, अब आ गया है हमारा ऑर्डर, आ गया है, तुम लोग को जॉब मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब का बहुत कमी है स्टूडेंट। तो देखो वही बोल रहा है कि इस तरह का जो परचेज डील है, इसके वजह से 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होगा 44 स्टेट्स में, खुश रहो। देखो इंडिया कर रहा है ये चीज़, देख रहा है, हाँ। और देखो ना जो बाइडेन का तुम्हारा ट्वीट है ये, और तुम लोग को 4 ईयर कॉलेज डिग्री का भी कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, आ जाओ, जॉब है हाथ में रखा हुआ है। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। एयर इंडिया ऑर्डर तुम्हारा क्या है, 3rd लार्जेस्ट सेल है तुम्हारा डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा देखो प्राइम मिनिस्टर, अब देखो प्राइम मिनिस्टर यूके का ऋषि सुनक है ना, अब यही बीबीसी में रेट पर आता, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला ये, बट इसके ऊपर बोलो, इसके ऊपर क्या बोल रहा है ये कि एयरक्राफ्ट ऑर्डर है, इससे हमारा बेटर पेड जॉब्स क्रिएट होगा, नया अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गया मैन्युफैक्चरिंग हब में, ठीक है। और जो डेरबी और वेल्स ये जगह का नाम है यूके में, ये सबको बहुत फ़ायदा होगा और ये जगह तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होने वाला है, ऐसा यूके का प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और फ्रांस तो हमेशा तारीफ करता ही है इंडिया का, बोला कि हम लोग तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है दोनों एक दूसरे का, हम लोग तो मिल के रहेंगे। तो देख रहे हो ना, सुर बदल रहा है सबका। इसलिए जो 3D है भारत का स्टूडेंट, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, ये बाकी सब इशू को कुचल दिया हम इसने, समझे। अब देखो कैसे बाकी सब इशू कुचल दिया, तो यहाँ पे समझो वेस्ट के लिए डिमांड जो है, वही बोला कि वेस्ट के लिए डिमांड जो है तुम्हारा वो बहुत आगे निकल गया है। डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए। कैसे एग्जांपल देखो, 3Ds, जैसे प्रधानमंत्री हमेशा 3Ds का बात करते हैं, डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी का बात करते हैं, और यही सबसे अट्रैक्टिव है वेस्ट के लिए बिजनेस करने के लिए। 3D पे ध्यान दे वो, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ छुप गया, वही बोल रहा है, बाकी सब छुप गया है, डिमांड सबसे आगे है। और डेमोग्राफी भी बहुत बड़ा, हाँ डेमोग्राफी भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भारत में जानते हो नौजवान युवा है, नया नया चीज़ कर रहा है, डेमोग्राफी है, तभी ना हमको इतना 470 एयरक्राफ्ट चाहिए। यदि आदमी कम होता तो कोई डिमांड ही नहीं होता। तो डेमोग्राफी से डिमांड आता है, और पर कैपिटा इनकम अच्छा हो तो डिमांड आएगा, जाहिर सी बात है। आगे देखो, तो देखो बीबीसी ऑफिस में छापा पड़ा है, उस पर देखो कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आया वर्ड्स से। वही मैं बोल रहा हूँ कि यदि 10 साल पहले होता तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता अभी तक। जान रहे हो ना बीबीसी पे रेट पड़ा था, न्यूज़ देखते होगे तुम लोग। तो देखो ब्रिटिश ने अभी तक कुछ नहीं बोला, आईटी जो एक्शन हुआ बीबीसी पे, उसको कुछ नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला। हाँ यूएस के स्पोक्स पर्सन ने कुछ बोला, बट उसने कहा कि हाँ फ्री मीडिया का जरूरत है डेमोक्रेसी में, इतना ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला। इंडिया को घेरा भी नहीं, बोला कि फ्री डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, बस बात करता हूँ, फ्री मीडिया जरूरत है, इतना ही बोला। हाँ बट गवर्नमेंट का भारत सरकार का क्या पोजीशन है? भारत सरकार बोलता है बीबीसी फ्री मीडिया है ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा वाला मीडिया है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट को चलाता है, तो कहेगा इसके लिए कहेगा फ्री मीडिया वाला कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, मारो रेड इसके ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कल ही एक वहाँ पे पार्लियामेंट में कोई स्पीच दिया है, मगर कल एक छोटा सा कुछ स्पीच आया था ब्रिटिश को पार्लियामेंट में, जो वायरल हो रहा था। अब यहाँ पे देखो वही बात है कि जैसे प्रधानमंत्री 2014 में आए, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारा बिजनेस कर रहा था चाइना के साथ। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का जानते हो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है ना। तो अभी देखो, अभी यूएस और रिलेशन चाइना और यूएस के बीच में रिलेशन खराब हो गया, और क्योंकि यूक्रेन ने रशिया को इन्वेड कर दिया, तो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गया पूरी तरीके से। जो बाइडेन देखो, जो बाइडेन के लिए तो बेस्ट मौका है कि हमारा कंट्री तो डेमोक्रेसी भी है और हमारा कंट्री में डिमांड भी है, डेमोग्राफी भी है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में 21st सेंचुरी में इंडिया का जो स्टेचर होगा बहुत आगे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट हाँ एट द सेम टाइम
हमें अपने डेमोग्राफी पे काम करना होगा। आज हम डेमोग्राफी बात कर रहे हैं, हमारा डेमोग्राफी उतना भी स्किल्ड नहीं है जितना वो हो सकता है। बात समझे, ये चीज़ पे काम करना है। डेट्स इट, ये हो गया स्टूडेंट। आगे देखो, अब बजट बोरोइंग। अब बजट बोरोइंग समझते हो ना, यानी कि बजट में नहीं है वो चीज़, बजट में वो बात ही नहीं किया गया है, बट बाहर से पैसा लेके वो ब्रीच कर दिया गया है। जो तुम्हारा जो फिजिकल जो एक्सपेंडिचर है उसको ब्रीच किया जा रहा है बाहर से पैसा लेके। तो देखो सेंटर ने तो बहुत अच्छा काम किया है, बट स्टेट अभी भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब तो उसका वही आया है, देखो यहाँ पे क्या समझते हो अब बजट बोरोइंग से। अब बजट बोरोइंग का मतलब है कि लोन लेना है ना, गवर्नमेंट एंटिटीज लोन लेगा, चाहे वो PSUs हो, चाहे स्पेशल पर्पस व्हीकल हो, सरकार के बिहाफ में लोन लेगा, है ना, सरकार के बिहाफ में बोरो करेगा और पैसा खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर अपना पूरा करेगा। CAG की रिपोर्ट के हिसाब से स्टूडेंट ये पता चला हमें कि ये लोग जो लोन जो ले रहा है ना, इससे फिजिकल डिफिसिट बढ़ते चला जा रहा है, कर्ज में चले जाता है, कर्ज बढ़ते चला जा रहा है। और जानते हो कि यदि पब्लिक डेप्ट बढ़ते चला जाएगा तो प्रॉब्लम पब्लिक को ही होगा, बाद में ज़्यादा टैक्स लेके उसको वसूला जाएगा, तो प्रॉब्लम है। सेंटर ने तो माना है, स्टेट को भी मानना चाहिए। मैं स्टेट का अपना कंटेंशन है। स्टेट क्या बोलता है, देखो बोलता है कि GST जब से लागू हुआ तब से हमें प्रॉब्लम है। फाइनेंस कमीशन बोलता है 41% ऊपर से देने के लिए, वो भी मिलता नहीं है। ठीक से देखा जाए तो 30 से 31% ही मिलता है टोटल, क्योंकि सेस और सरचार्ज गवर्नमेंट बढ़ाते चला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोला था हम अपना नीड पूरा करेंगे कहाँ से, तो हमारा नीड पूरा करने का तरीका एक ही है कि हमको जाना पड़ेगा, फिर अब बजट मैकेनिज्म की ओर जाना पड़ेगा और वहाँ से लेके अपना जो नीड्स है। अब इन लोगों का नीड्स क्या है, जैसे तेलंगाना कहता है कि हमारा नीड्स 2 नीड है। हमारा एक नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नंबर 1, और दूसरा है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको चुकाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन बहुत खतरनाक होता है, वही रोल ओवर इफेक्ट, केवल इंटरनेशनल नहीं, नेशनल डोमेस्टिक भी वही हो रहा होता है। शॉर्ट टर्म जो लोन होता है उसमें इंटरेस्ट बहुत देना पड़ता है, बताए थे ना, इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म बॉन्ड पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो यदि उसको तुम चुकाओगे नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट कि 2 चीज़ के लिए हम अब बजट कर रहे हैं। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट इज इरिगेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा क्या है कि जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको रीपे करने के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज वो बाद में बर्डन बन जाएगा। बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन देखने आ रहा है, वो तो CAG का रिपोर्ट आएगा 1 साल बाद 2 साल बाद, तब पता चलेगा कहाँ कितना खर्च हुआ। क्या भरोसा कहीं पॉपुलिस्ट मेजर चला रहा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हो, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी हमने देखा है कि बहुत सारा स्टेट तुम्हारा पुराना वाला नेशनल पेंशन सिस्टम में चला गया है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा पड़ रहा है, स्टेट का खर्च हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम है। देखो हाँ आगे देखो, तो क्या चीज़ दिया गया, देखो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग का मतलब है कि वो बजट में डॉक्यूमेंट्स में रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। CAG रिपोर्ट्स में तुमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारा ये लोगों ने एक्स्ट्रा बजट किया, समझे। अब देखो 5 साउदर्न स्टेट्स का जोड़ोगे तो इसका कितना 2.34 लाख तुम्हारा एक्स्ट्रा बजट आ रहा है, इतना ज़्यादा है, जो कि CAG रिपोर्ट्स में दिखता है। एग्जाम्पल देखो 2021 में तेलंगाना जो स्टेट है सबसे ज़्यादा लोन लिया था बाहर से, जो बजट में दिखता भी नहीं है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने लिया है। तो इतना ज़्यादा ये लोग अब बजट मैकेनिज्म से पैसा उठा रहा है, तो इस स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, बाद में दिक्कत हो सकता है। देखो ना इसमें भी, इसको थोड़ा जूम करके देखो स्टूडेंट, देखो वहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखो 1000 करोड़ का लिया है अब बजट है, ये दिख रहा है तुम लोग को, हाँ सॉरी 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का बजट लिया पब्लिक, इतना लिया है, समझ गए। 2011 तक जो आया है तुम्हारा खुल के आया है CAG रिपोर्ट में। उसके बाद देखो क्लोजली बिहाइंड है तुम्हारा AP आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अभी समझेंगे ये सब चीज़ के बारे में। तो देखो अब बजट जो बोरोइंग है अलग अलग स्टेट अलग अलग पर्पज से ले रहा है, करेक्ट, अलग अलग स्टेट अलग अलग पर्पज से लेता है। जैसे कि हमने जस्ट अभी बोला है कि तेलंगाना क्या बोलता है, तेलंगाना कह रहा है कि हम डेप्ट मैच्योरिटी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो लोन लिए थे उसको चुकाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं, देखो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, लिखा गया वहाँ पे। अब केरल भी वही बोल रहा है, केरल भी सेम, देखो साउदर्न स्टेट यही बोलता है कि जब से GST लागू हुआ है, ठीक है, और जो फाइनेंस कमीशन जो कहता है कि पैसा इतना इतना 41% ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो 41 तो हो नहीं रहा है, तो लूज़र तो हम ही रहे हैं, और हमको स्टेट चलाना है तो पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए। बात सही है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। मगर ठीक है, यदि आप कर्ज लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एट द सेम टाइम इस बात का भी आपको सुनिश्चित करना होगा
कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना जाए, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। फिर अब पॉपुलिस्ट मेजर में चला गया, मान लो लालटेन देने में चला गया, लैपटॉप देने में चला गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम है। देखो केरल भी बोल रहा है कि हम भी कर रहे हैं, हम भी इस तरह का बॉन्ड कर रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हम कर सके। आगे देखो, अब यहाँ पे तुमको आंध्र प्रदेश का दिखा रहा है। देखो एक डेटा है, देखो आंध्र प्रदेश का सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, फाइनेंस कॉरपोरेशन, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये अलग अलग उसका जो अलग अलग तुम्हारा उसका डिपार्टमेंट कह सकते हो। तो देखो कितना कितना पैसा उठा रहा है। देखो 30,000 उठाया इसने, एक ने 17,000 करोड़ उठाया, एक 15,000 करोड़, अलग अलग उठा रहा है। तो सरकार का जो अलग अलग बॉडी है वो अलग अलग जगह से पैसा उठा रहा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे देखो कि आंध्र प्रदेश का जो सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है वो 35% ऑफ बजट बोरोइंग किया है, जबकि एपी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है आंध्र प्रदेश का, उसका 18% है। तो ये गलत बात है, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। वही सीएजी का कंटेंशन है कि एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स करोगे तो बाद में पब्लिक वो फंस जाएगा ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप हो जाएगा, बाद में पब्लिक के ऊपर ही पैसा वसूला जाएगा, दिस इज वेरी बैड। अब देखो आंकड़ा में तुमको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आंकड़ा, देखो पहले मैं ये दिखाता हूँ। देखो ये जो दिया गया है ना तुम लोग का स्टेट, देखो आंध्र प्रदेश, देखो अब जो बजट में क्या दिख रहा है कि 35.3, ठीक है, 35.3 तुम्हारा डेप्ट है, समझ गए ना। मगर हकीकत में देखो तुम जोड़ोगे तो 44 हो रहा है, अब बजट को भी जोड़ दोगे तो अब यानी कि कितना हो गया, लगभग तुम्हारा 9 एक्स्ट्रा ले रहा है वहाँ से। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ बहुत क्लोज है, 25 दिख रहा है उसका, है ना, 25 दिख रहा है, तो 26 से थोड़ा सा किया है। हरियाणा देखो बिल्कुल, जो क्योंकि हरियाणा में किसका सरकार है, बीजेपी का सरकार है। अब बीजेपी का ऊपर से निर्देश है, क्योंकि उसने सेंटर में करके दिखाया, और जितना भी बीजेपी राज्य है सबको बोला गया कि अब बजट नहीं करने का। यदि आप बजट करोगे भी तो आपके बजट में दिखना चाहिए वो चीज़, समझे, जिसको अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। याद है ना तुम लोग को। तो कर्नाटका देखो बीजेपी शासित एरिया है, देखो कर्नाटका 22.4 और 22.4 देखा, बढ़ा नहीं ना। केरल देखो थोड़ा सा बढ़ गया, 39 बजट में दिखाया जा रहा है, बट 42 है। पंजाब देखो 47 है, 49 लगभग सेम है। तेलंगाना देखो ना 28 है, कहाँ 38 है, 10 तुम्हारा एक्स्ट्रा लेके वो बाहर से ले रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो वही वहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट कि कर्नाटका देखो कितना सही है, 22.4। तो कर्नाटका का जो तुम्हारा डेप्ट जो है, यानी ये तुम्हारा परसेंटेज में दिया गया है, परसेंटेज में उसका जो जीडीपी है, स्टेट का भी अपना जीडीपी होता है ना, उसको हम स्टेट जीडीपी कहते हैं, बिल्कुल। तो वही तुम्हारा जो जीएसडीपी मतलब वही स्टेट जीडीपी है। तो उसका डेप्ट कितना है, लगभग सेम है। कर्नाटका का कितना है तुम्हारा, कितना 22.4 है परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ दैट स्टेट। तो उसका अब बजट नहीं है। बट आंध्र प्रदेश का देखो, आंध्र प्रदेश का जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है तुमको, आंध्र प्रदेश कितना दिखाया जा रहा है कि 35% है तुम्हारा बजट का, बट हकीकत में कितना है, वो बाहर से भी लोग लेके करोगे जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। तो गलत चीज़ है, ठीक है। कनाडा वही बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश का देखो लाइबिलिटी कितना है, दिखाया गया है 35%, और जो कि बहुत ज़्यादा ही है ना। और टोटल यदि अब बजट भी जोड़ दे तो 44% हो जाएगा, वहाँ पे लिखा गया है। कर्नाटका देखो, कर्नाटका बहुत सही है, क्योंकि अब बजट बोरोइंग तुम्हारा क्या है, वो सेम है। अब बजट में कुछ है ही नहीं, जो तुम्हारा बजट में है उसी तरह तुम्हारा उसमें भी दिख रहा है। तो यानी कि कर्नाटका पूरा एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग से चल रहा है, बट ये लोग कैश बेस्ड अकाउंटिंग से चल रहा है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सब। तो देखो यहाँ पे फिगर दिख सकता है तुमको, वही फिगर जो दिए हैं। देखो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान देखो, और वही आंध्र प्रदेश तुमको दिखेगा, बहुत ऊपर जा रहा है ग्राफ एंड सो ऑन। तो इसमें वही बात है कि इसलिए सीएजी का रिपोर्ट में ये साफ साफ निकल के आ रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब फिर इस बार जो करेगा तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद हमें रिपोर्ट में दिखेगा। सेंटर ने तो कर लिया काम, बट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट्स टू इम्प्लाई अक्रूवल बेस्ड बजटिंग सिस्टम। समझ गया ना, ये सेंटर में लागू हो गया। देखो पहले सेंटर में भी दिक्कत था, तभी तो FRBM एक्ट सब लाए थे, बहुत कुछ लाए थे कि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। आगे देखो लास्ट है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा पेज है बट उतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 52 देखो, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी।
समझ गए ना, हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट ये। आगे देखते हैं, देखो 10 साल हो गया पोस्को। पोस्को एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसलिए 10 साल हो गया। और ये हम तब किए थे, हम ये इसलिए लाए थे स्टूडेंट क्योंकि इंडिया ने साइन किया था तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। 1992 में हमने साइन किया था, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है वो साइन किए थे, इसलिए हम 2012 में क्या किए, इस तरह का लॉ लाए हैं। अब ये लॉ लाने का मतलब ही है कि कोई मान लो कि सेक्सुअल एब्यूज़ होता है चिल्ड्रन का, तो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ, जो भी आदमी करता है तो वो उसका क्या, वो जेल में जाएगा। हाँ, ये तुमको समझना होगा, निर्भया फंड समझना होगा। वही निर्भया जिसका गैंग रेप हुआ था, तो उसके नाम पे ही निर्भया एक फ़ंड बनाया गया था। वो जो फंड में जो पैसा कलेक्ट होगा, तो वो पैसा जो कलेक्ट होगा वो पैसा तुम्हारा क्या है, कुछ पैसा यहाँ पे भी खर्च हो सकता है फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द पोस्को। जैसे मान लो कि कोई पोस्को से पीड़ित है, किसी बच्चे का शोषण हुआ है, तो उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहिए, साइकिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, उसके ब्रेन को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो निर्भया फंड से वो पैसा खर्च हो सकता है। बट निर्भया फंड इस चीज़ के लिए बनाया नहीं गया, बट उसके बावजूद भी निर्भया फंड से पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं। निर्भया फंड तुम्हारा वही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसको टेक केयर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब देखते हैं ना, निर्भया गैंग रेप कितना ब्रूचुअल मर्डर था वो गर्ल का, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तभी तो फांसी दिया गया उसको। बहुत ही ब्रूचुअल, बहुत ही क्या बोलते हैं कि अनह्यूमन क्राइम था वो सब, ये बहुत ही ब्रूचुअल क्राइम है। उसके बाद देखो भारत में फास्ट ट्रैक खोले गए ताकि बहुत जल्दी से फैसला हो सके। अब यहाँ पे देखो और भी समझ सकते हो इसमें, ये पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल नेचर है। जेंडर न्यूट्रल नेचर मतलब क्या है, इसका मतलब केवल गर्ल्स ही वो नहीं हो सकती है, बॉयज़ का भी शोषण होता है। जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं उसका भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। यदि बच्चे बॉय के साथ हो तो उसको भी देखेगा, यानी कोई आदमी करता है या महिला करती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। एट द सेम टाइम देखो, यदि तुम्हारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल यदि पाया गया, ठीक है, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। अब देखो अच्छी बात यह है स्टूडेंट कि आईपीसी में इतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये पोस्को एक्ट में ना बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल असल्ट होता क्या है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए ना कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल असल्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत अच्छे से लिस्ट बना के दिया गया पोस्को में, समझ गए ना। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी पोस्को के ऊपर यदि कार्रवाई होना है तो सीआरपीसी का ही नियम लगेगा उसके ऊपर। आगे देखो 10 ईयर्स में क्या क्या हुआ है। अब इसमें बताया गया कि अमेंडमेंट किया गया था पोस्को एक्ट में, जहां पे डेथ पेनल्टी तक दिया जाए, यानी कि 12 साल से कम बच्चे का यदि उसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ तो डेथ पेनल्टी है। कितना बड़ा बात है। और देखो अभी देखोगे तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से गजब बात है कि 95% जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है पोस्को एक्ट के द्वारा, वो सब रिलेटिव्स ही हैं, यानी कि बच्चे लोग को ही जानते थे, रिलेटिव नॉट एग्जैक्टली रिलेटिव्स, बट बच्चा को जानता था, वो बच्चा को जानता था तब बच्चा का शोषण किया, और उसमें अधिकतर रिलेटिव्स ही सब हैं। बात समझ रहे हो, ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। बट कन्विक्शन रेट देखो मात्र 30% है, यानी कि 100 आदमी फंसा तो 30 आदमी ही को ही वो किया गया कि 30 ही आदमी गुनहगार है। अब पेंडेंसी रेट देखो अभी भी 89% है। तो इसलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट आया और सो मोटो पिटिशन आया, यानी कि खुद ही उसने, सो मोटो समझते हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लागू कर दिया सो मोटो पिटिशन, यानी खुद ही डोमेन में चला गया, उसको बोलते सो मोटो करना। तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर को यूज़ करते हुए इसने कहा कि यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 100 से अधिक केस है पोस्को वाला, तो वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो मिनिस्टर ने भी कहा कि ठीक है, हम लगभग 1000 फास्ट ट्रैक क्रिएट करने वाले हैं ताकि जल्द से जल्द पोस्को से रिलेटेड जो भी मामला है वो ठीक हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, पोस्को एक्ट में फंस गया तो बहुत गंदा गया बच्चा, समझे ना। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल 2 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। और हाँ, कोई बेल नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट। यदि 16 साल के नीचे बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ है तो आपको बेल नहीं मिलेगा पोस्को एक्ट के द्वारा, ठीक है। और हाँ, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम फॉरेंसिक लैब भी करेंगे ताकि जो रेप विक्टिम है उसके बारे में पता किया जा सके, क्योंकि इल्ज़ाम तो गलत भी लग सकता है ना। बात समझ रहे हो ना, ये करेंगे। और पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल को और बेटर करेंगे
काम चल ही रहा है। आगे देखो, हाँ गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स ये भी बनाया है। इसका मतलब क्या होता है, ये ऑनलाइन फैसिलिटी है जो कि पूरी तरीके से सिस्टम को जोड़ता है। हमारा भारत का जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि अलग अलग जगह है ना, हर स्टेट में अलग अलग, सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसको जो मेंटेन करने वाला वो NCRB है। NCRB जानते हो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है। और इसमें देखो किस किस तरह का ऑफेंडर्स हो सकता है, यानी कि रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, ईव टीजिंग तक है स्टूडेंट। ईव टीजिंग समझते हो ना, कोई लड़की चल रही है, पीछे से कमेंट कर दिया कोई मन चला लोग सब, और ये गंदा गंदा कमेंट कर दिया, तो वो भी पोस्को एक्ट के द्वारा जा सकता है। ये सब चीज़ है। स्टॉकिंग मतलब घूरना, देखो सरकार इतना वो है। अब बताओ, हमको तो गजब लगता है कि ऐसा प्राणी लोग भी मिलता है सड़क पे, ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़की को देखता है, अद्भुत है। पूरा काट देना चाहिए, गला ही काट देना चाहिए ऐसे लोग को, ठीक है ना। हम तो समझ ही में नहीं आता कैसे लोग लड़की को घूर लेता है। हाँ स्टॉकिंग तो है वहाँ पे। एक होता है बाबू, एक होता है चल रहे हो तो नज़र पड़ गया, तो अलग बात है, वो तुम चल रहे हो ना, तुम थोड़ी इंटेंशन कर रहे हो। एक होता है कि आँख का ये पुतली है ना, बड़ा कर लेगा, वो इंटेंशन से ही समझ में आ जाता है। ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैंने देखा है कि जो मजदूर क्लास का लोग सब होता है ना, जो इलिटरेट होता है, वो और ज़्यादा करता है इस चीज़ को। मैं बायस नहीं हूँ, मगर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, वो शिक्षा का अभाव है। मैं कई लोग शिक्षित लोग भी उसी तरह का काम करते हैं, तो अब क्या करो, वो तो पढ़ा लिखा मूर्ख हो गया फिर वो आदमी। हाँ मगर ये है कि केवल हम लड़का को ही दोष ना दें, लड़की का भी बहुत गलती होता है यहाँ पे। लड़का तो ज़्यादा गलती करता ही करता है, मगर गर्ल्स भी यहाँ पे उतना ही गुनहगार है। हाँ अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। अक्षय कुमार सब बड़ा बड़ा हीरो सब आएगा प्रचार करने के लिए, बहू बेटी है, गर्ल है, एम्पावरमेंट है, अच्छी बात है, जो कपड़ा पहनना है पहनो, ठीक है, हम समर्थन करते हैं। ऐसा भी चीज़ मत करो कि जो तुम्हारा सोसाइटी में ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं है। जैसे मान लो कि एक सोसाइटी में कभी किसी ने वो कपड़ा पहना ही नहीं है, तो तुमको हीरोइन बनने की क्या जरूरत है? इस पे हमको खुजली होता है फिर। नहीं, कंजर्वेटिव माइंड बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम। पहना है तो सिक्किम में पहनो, पहना है तो दिल्ली में पहनो, हैदराबाद में पहनो, क्या दिक्कत है? मेरा ये मानना है, बात समझे ना। अब जैसे एग्जांपल देखो कि गांव देहात में जाके तुम वहां पे तुम फैशन शो करने जाओगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग को पता नहीं है, इलिटरेट लोग हैं। हाँ कल्चर को भी आप बर्बाद नहीं कर सकते किसी का, और एक तरफ से ह्यूमन राइट्स भी दिया है, आपके पास क्या राइट्स है, यहीं से कॉन्टेक्ट। अब देखो, अब यू आर करेक्ट। देखो मैं कंजर्वेटिव थॉट नहीं बोल रहा हूँ, सोचने वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट में देखो ना, नॉर्थ ईस्ट में कैसा कैसा कपड़ा पहनता है लोग सब, हम लोग तो उसी कल्चर से पले बड़े हैं, हम लोग जानते हैं। दिल्ली में देखो, दिल्ली में कैसे लोग कपड़ा पहनते हैं, हर कोई पहन रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिहार में यदि तुम, बिहार का इस सोसाइटी में यदि तुम, मतलब अभी तो बच्चे लोग यहाँ तो सही कपड़ा पहनते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कि जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई में कपड़ा पहना जाएगा मेडी टाइप का, वो यहाँ तुम पहन के दिखाओ, निगेटिव असर पड़ेगा सोसाइटी पे। बात समझे ना, निगेटिव असर पड़ेगा। मैं वो मुलायम सिंह नहीं हूँ कि मैं वो कमेंट करूँ, बहुत गंदा कमेंट किया था मुलायम सिंह ने, वो भद्दा कमेंट है, उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, गर्ल्स का भी गलती होता है, गर्ल्स को भी अपना दायरा में रह के ही काम करना चाहिए, और बॉयज़ को तो हमेशा रहना चाहिए अपने दायरा में, इसमें कोई शक नहीं। देखते ईव टीजिंग बहुत कॉमन हो चुका है। ईव टीजिंग कितना कॉमन हो गया है, चिढ़ाना जा रहा है लड़की, मान लो कि गर्ल्स, एक कोई गर्ल्स जा रही है, पीछे से कमेंट कर दिया, व्हाट इज दिस, मन चला जो आशिक होते हैं। हाँ तो गलत है ना ये सब चीज़, तो इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो आगे देखो, यहाँ पे देखो निर्भया फंड इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट 2013 में इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है तुम लोग को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होता है। इसका जो नोडल अथॉरिटी है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। समझ गए ना। जैसे कि मैंने कहा कि ये फंड इसके लिए नहीं बनाया गया था, पोस्को के लिए नहीं बनाया गया था, बट पोस्को से जो पीड़ित लोग सब है, जैसे मान लो इसको मेडिकल एड देना है, पुलिस फैसिलिटी देना है,
लीगल उसको एड देना है, तो उस समय इस फंड से हम पैसा यूज़ कर सकते हैं, इन लोग के लिए टेम्प्रेरी शेल्टर बना सकते हैं एंड सो ऑन। आगे देख सकते हैं स्टूडेंट, हाँ जहाँ तक सवाल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉस्को एक्ट का, तो अभी भी काम चल ही रहा है इसके ऊपर। सबसे पहले देखो रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। अब विक्टिम जिसके साथ गलत चीज़ हुआ है तो उसका पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा तुमको, समझे। उसके लिए देखो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, फिर बच्चे का चाइल्ड एज देखा जाता है कितना एज का है, ये समझ गए ना, तो वही सब चीज़ बताया गया है। बट सबसे बड़ा दिक्कत की बात यह है कि जब पॉस्को एक्ट आया था तो उसमें कहा था कि महिला ऑफिसर होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। हम जानते हैं कि महिला ऑफिसर कितना कमी है ना, बहुत कमी है। देखो ना, नंबर ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स ओनली 10% है। तो हम जैसे मान लो कि एक गर्ल के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो मेल पुलिस के साथ बोलेगा नहीं, वो चाहे फीमेल पुलिस हो, क्योंकि फीमेल पुलिस ज़्यादा समझ पाएगी उसके बारे में बात, ठीक है। मगर देखो अंडर स्टाफ्ड है, बात समझे, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो ठीक है, काम की मतलब कई तो ऐसे भी पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक सिंगल वुमेन स्टाफ तक नहीं है, तो फिर कैसे फिर मामला पहुँचेगा वहाँ तक, ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे देखो ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग, इसमें कहा गया कि बहुत बढ़िया से ना कि यदि कोई रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ऑडियो और विजुअल मीन्स, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मान लो कोई क्राइम हुआ है, क्योंकि जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऑडियो और विजुअल रिकॉर्ड को ज़्यादा मान्यता नहीं देता है। मैं इस केस में देखो बोल दिया है कि यदि ऑडियो और विजुअल मीन्स है तो वो भी देखा जाएगा, वो उसको भी देखा जाएगा अच्छे से, उसको भी ठीक किया जाएगा, मतलब वो भी एक आधार हो सकता है विटनेस के लिए, एविडेंस के रूप में। देखो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहाँ पे चेंज है। थर्ड देखो मेडिकल एग्जामिनेशन, हाँ अब देखो मान लो कि किसी पीड़िता के साथ रेप हुआ है लेट से, तो 2 फिंगर टेस्ट करोगे तो उसका डिग्निटी के अगेंस्ट हो जाएगा फिर ये बात। तो देखो ये भी चीज़ ये भी खत्म होना चाहिए। अब तो नया नया चीज़ आया है तो उस हिसाब से चेक करना चाहिए कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। एज डिटर्मिनेशन देखो कई बार क्या होता है, जैसे निर्भया गैंग रेप में क्या हुआ था कि एक बच्चा बच गया था ये बोल के कि हम माइनर हैं। तो अब माइनर और मेजर कैसे डिसाइड कर रहा है ये लोग, स्कूल के सर्टिफिकेट से। और हम जानते हैं कि स्कूल का सर्टिफिकेट भारत में ज़्यादातर फेक ही है, 2 साल 3 साल घटा के करता है लोग सब। तो वही बोला कि केवल स्कूल का सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है, और भी सर्टिफिकेट से उसको मैच करना चाहिए, तब जाके इस आधार में पहुंचना चाहिए कि उसका एज क्या है, समझे, जो कल्प्रिट है। ये चौथा नंबर वही दिया गया है। 5वां नंबर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पॉस्को एक्ट में ये कहा गया कि आपको 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है। अभी चूंकि टाइम इतना कम है स्टूडेंट, इसलिए ये लोग हड़बड़ी में कर देता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि यदि 2 मंथ प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा, 1 मंथ भी एक्स्ट्रा दे, यानी कि आपका 3 मंथ तक काम हो जाना चाहिए। 2 मंथ में कर लो, नहीं तो 3 मंथ तक है। अभी यदि 3 मंथ तक तुम चार्जशीट तुम्हारा फाइल नहीं हुआ तो उसको फिर बेल मिल जाएगा। तो इसलिए पुलिस भी क्या करती है कि बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट का, बिना तुम्हारा इधर का इंफॉर्मेशन का वो उसको पकड़ लेती है, कोशिश करती है कि उसको अंदर डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लूपहोल्स हो रहा है, वही चीज़ वहाँ पूरा लिखा गया है स्टूडेंट। तो फाइनल शब्द क्या है, फाइनल शब्द यही है स्टूडेंट कि कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। इतना कम कन्विक्शन रेट है, 30 to 40% है, ऐसे में नहीं चलेगा। और कोशिश करना चाहिए कि और हम जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें ठीक से। नहीं तो पॉस्को ठीक है अपने जगह बहुत अच्छा है, बट स्ट्रेंथन करना होगा, और वही स्टाफ जो अंडर स्टाफ है महिलाओं का उसको बढ़ाना होगा एंड सो ऑन। दैट्स इट।